25 முறுக்கு மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில நானே பண்ணுது ஒரு சேலஞ்ச். உங்களால இந்த மாதிரி முறுக்கு செய்ய முடியுமா? மந்த்ரா கடலை எண்ணெயில முறுக்கு செஞ்சு பாருங்க. ஓகே? अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं। आपने शिक्षा विभाग की इस चर्चा को सफलता के साथ चलने के लिए गृह में अनुमति दिया। डिमांड्स फॉर ग्रांट में एजुकेशन को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने सर्वसम्मत निर्णय करके आज एक सफल चर्चा हुई है। कुल 44 ऑनरेबल एमपी ने इसमें अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, अपने विचार रखे, आलोचना किए, समालोचना किए। शायद ये अच्छी बात है। प्रजातंत्र में सभी प्रकार के विचार संसद में चर्चा होनी चाहिए। आपने इस चर्चा को अनुमति भी दिया। अध्यक्ष जी, शिक्षा ऐसे एक विषय है, भारत में लगभग सभी परिवारों में इसकी संपर्क है। आंगनबाड़ी हो या राष्ट्रीय शिक्षा नीति में नए सिरे से सोचा गया बाल बाटिका की कल्पना हो या शहरों में प्ले स्कूल की कल्पना हो, उस आयु से लेकर हायर रिसर्च तक। अध्यक्ष जी, हायर रिसर्च क्यों? शिक्षा ऐसे एक विषय है, व्यक्ति जीवन की अंतिम क्षण तक विद्यार्थी बने रहता तो फायदा रहता है। इसलिए सभी लोग शिक्षा से जुड़े रहते हैं। और भारत जैसे देश में जिसकी आधार ही शिक्षा, अगर भारत की सभ्यता को हमें अगर मूल्यांकन करना है, इसकी क्या क्या खूबियां हैं, अनेक खूबियों में अगर सबसे पहला खूबी कोई आएगी तो भारत की शिक्षा व्यवस्था आएगी, जिसके कारण भारत में संस्कार, भारत में परंपरा, भारत में नवाचार की एक निरंतर प्रक्रिया जारी रहा है। आज हम लोग इस सदन में सभी मान्यवर सदस्यों ने उसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए अपने अपने प्रजातांत्रिक अधिकार को रखते हुए सब अपने विचार रखे। मैं सभी को आभार प्रकट करता हूं। विशेष करके हमें अच्छा लगा इस सदन में जो पहले बार इस पक्ष से हो या उस पक्ष से हो, जो नए सदस्य आए हैं, उनकी मैं विचार सुन रहा था। सभी की विचारणें आदरणीय है, सभी के विचार बड़े उच्च कोटि के होते थे। सभी को मैं स्वीकार भी करता हूं। भले ही कुछ प्रतिपक्ष की नए सदस्य अपना मत फ्रैंकली रखे, शायद हमको उनको लगा कि हम उनको नापसंद करेंगे, लेकिन आप की अनुमति से मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूँगा, ये सारे विचार में हम अच्छा ही क्या हो सकता है उसकी निश्चित रूप में मैं पहले आश्वस्त करता हूँ इस सदन को, निश्चित रूप में हम सभी विचारों को स्वीकार करेंगे और जो इस समाज और देश के लिए अच्छा होगा उसके लिए करेंगे। अध्यक्ष जी, पिछले दिनों में जिसके बारे में 29 तारीख को एक हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण दिन गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की 4 साल की हम जन्मदिन मनाए 29 जुलाई 2024 को। सभी ने भी कहा 34 साल के बाद देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी सौभाग्य है। इसी क्षण में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन भी देश में चल रहा है। इसकी कई सारे फीचर्स है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति सिर्फ 60 पेज की एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट नहीं है। ये भारत की नवनिर्माण के लिए, विश्व की नागरिकों की भाईचारा बढ़ाने के लिए, विश्व की सभी समस्याओं की समाधान की रास्ता आज के दिनों में भारतीय नागरिकों की दायित्व बनता है और उसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी अहम दार्शनिक तत्व है। ऐसे सर्वसम्मति से आज देश उसको स्वीकार करता है। इसको विमर्श के ऊपर आगे सामने लाया गया है। शायद संविधान सभा के बाद ये युवाओं की देश है, ये नेशन ऑफ यूथ है। शायद दुनिया में हमें अभी सौभाग्य मिला है, जितने दुनिया की आबादी है, युवाओं की जनसंख्या इन दिनों में भारत में सबसे ज्यादा है।
जिस समय में हम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को क्रियान्वयन कर रहे हैं। मैं पहले एक दो विषय क्लैरिफाई करूं और हाउस को आश्वस्त करूं कि पिछले दिनों में जितना वित्तीय प्रबंधन होता था, मैं एक तथ्य आपके सामने जिम्मेदारी के साथ कहूं, 2013-14 में शिक्षा के ऊपर, हाँ ये बात सही है, कोठारी कमीशन से लेके अभी की राष्ट्रीय नीति तक, शिक्षा नीति तक, सभी ने आग्रह किया कि अच्छा होता कि अगर हम जीडीपी के 6% खर्चा करते। इसमें मैं भी स्वीकार करता हूं, मैं उसको समर्थन भी करता हूं। अध्यक्ष जी, 2013-14 में जीडीपी की 3.84 खर्चा होती थी। अभी तक जो लेटेस्ट जीडीपी के खर्चे यानी राज्यों के खर्चे को भी शामिल करना पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन ऐसी होती है। जो अभी तक पब्लिक डोमेन में 2021 की एक्चुअल डाटा है, तब तक यानी हमारी सरकार के लगभग 7-8 साल के उपरांत उसकी व्यय 4.64 है। हम टुवर्ड्स 6% पहुंचेंगे, यह हमारा विश्वास है। जिस ढंग से देश की अर्थनीति की ग्रोथ हो रही है, जिस ढंग से हम एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी से लेके 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना कर पा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं। अगर हम शिक्षा पे ज्यादा निवेश करेंगे तभी तो जाके हम उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। उस दिशा में मैं मानता हूं शायद सही प्रवास है। अभी अगर मैं और एक तथ्य आपके सामने रखूं, 13-14 में राज्य और केंद्र दोनों की मिला के सारे बजट को मैं आपकी पवित्र गृह में तथ्य रखूं, 4.3 लाख करोड़ रुपया खर्चा होता था, जो बढ़ के आज लगभग 9.19 लाख करोड़ रुपया हो चुका है। ये एब्सोल्यूट ग्रोथ है, नेट ग्रोथ है। अध्यक्ष जी, इसी साल बजट में केवल शिक्षा में 1,20,000 करोड़ रुपया खर्चा हुई है। रोजगार के विभिन्न आयामों में लगभग 22,000 करोड़ रुपया की वित्तीय व्यवस्था किया गया है। महत्वाकांक्षी स्किल डेवलपमेंट में केंद्र सरकार, राज्य भी अलग खर्चा करते हैं, केंद्र सरकार 4,520 करोड़, समूचा 1,48,000 करोड़ रुपया की व्यवस्था इसी साल की बजट में हुई है। इतना ही नहीं, केवल अगर मैं उसको स्टैटिस्टिक्स के साथ कन्वर्ट करूं, 2013-14 में जितना खर्चा होता था और इस साल की वित्तीय प्रबंधन जितना हुई है, उसमें 78% की ग्रोथ हुई है स्कूल हायर एजुकेशन में। और स्कूल एजुकेशन को अगर मैं कहूं, 13-14 में जितना खर्चा होता था और आज की स्पेंडिंग, इसमें 40% की ग्रोथ हुई है। और पिछले इस साल का खर्चा और पिछले साल की तुलना करें, ये 8 और 7% की ग्रोथ हुई है। स्कूल में 7, हायर एजुकेशन में 8। अभी मेरे मित्र ओवैसी जी नहीं है, वो कोट कर रहे थे कि नहीं हायर एजुकेशन में घट गया। तथ्य ऐसा नहीं है, शायद उनकी जानकारी सुधार लेते तो अच्छा होता। बजट की जो व्यवस्था है, अध्यक्ष जी, मैं हमारी एजुकेशन पॉलिसी की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो इस बजट में जिसके बारे में भरपूर सोचा गया है, शिक्षा को एक्सेसिबल करना, शिक्षा इक्विटेबल हो, शिक्षा अफोर्डेबल हो, शिक्षा क्वालिटेटिव हो और शिक्षा अकाउंटेबिलिटी के साथ रहे, ये 5 पिलर के ऊपर शिक्षा की व्यवस्था को सोची गई है। मैं अगर शिक्षा की एक्सेसिबिलिटी में एक तथ्य आपके सामने रखना उचित मानता हूं इस गृह के सामने। अध्यक्ष जी, जब 2013-14 में हम लोग दायित्व में आए, तब हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या क्या था? हमारे सामने यूनिवर्सिटी की संख्या कुल मिला के था 760। 14-15 में इस देश में यूनिवर्सिटी की संख्या था 760, जो अभी बढ़ के 54% की ग्रोथ हुई है, 1168 हुई है। ये यूनिवर्सिटियों की मैं आपको तथ्य देता हूं। अगर मैं समूचा हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की सूची आपके सामने रखूं, अध्यक्ष जी, मैं 1 मिनट आपको समय लूंगा, इतने विषय आए हैं। आज IIT, IIM, NIT, ये सारे में आज उच्च शिक्षण संस्थानों में काफ़ी वृद्धि की गई है। अध्यक्ष जी, अगर मैं केवल उच्च शिक्षण संस्थान की नहीं कहूँगा, अभी हमारे राजस्थान के मित्र बैठे हैं, वो आदिवासी शिक्षा के बारे में उल्लेख कर रहे थे।
मैं एक विषय आपके सामने ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी ने पीएम जनमन ऐसे एक स्कीम लाए, विशेष करके हमारे देश में जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है वो बहुत कम संख्या में है, उनकी कुल मिला के समूचा इसकी जोड़ करे तो कुछ लाखों में होंगे। ये वोट को कोई प्रभावित नहीं करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाले सरकार सबके साथ सबकी विकास की बात कहती है, तो हम कहते हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। मैं उसके एक ही उदाहरण दूंगा। आज पीएम जनमन में हमने तय किया है 500 हॉस्टल्स उन जिलों में बनाया जाएगा जिसमें 119 हॉस्टल की काम शुरू हो गई है। ये आदिवासी शिक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष जी, आज इक्विटी के बारे में चर्चा हुई। कई मित्रों ने इन दिनों में विशेष करके महिलाओं की शिक्षा के बारे में कहा कि भाई बच्चों की संख्या घट रही है, बच्चों की संख्या बढ़नी चाहिए। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा। उच्च शिक्षा में 14-15 को बेस मानते हुए अगर हम 21-22 में तुलना करें, आज जीईआर की संख्या बच्चियों की शिक्षा में 32% की ग्रोथ हुई है। इन दिनों में यह सबसे बड़ा उपलब्धि है। अध्यक्ष जी, उसमें विशेष करके आज तो हमें गौरवान्वित होनी चाहिए, आनंदित होनी चाहिए। लड़कियों की पढ़ने में, स्टेम एजुकेशन में अगर दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं बच्चियां पढ़ते हैं, उस देश की नाम है भारत। 43% की ग्रोथ हुई है इन दिनों में। एससी स्टूडेंट में 44% राइज एससी स्टूडेंट में हुई है, और उसमें से भी 51% एससी गर्ल स्टूडेंट में हुई है। आज के दिनों में एससी गर्ल स्टूडेंट्स की पढ़ना बढ़ी है। एसटी स्टूडेंट्स में 65% की राइज हुई है, और उसमें 80% फीमेल स्टूडेंट्स बढ़े हैं इन दिनों में। ओबीसी स्टूडेंट्स में 45% की राइज हुई है, और उसमें महिलाओं की संख्या 49% बढ़ी है। अध्यक्ष जी, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कह रहा था। 2013-14 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, आइजर, आईआईएससी जैसे संस्था 115 होते थे। देश की आजादी के उपरांत इतने दिनों में 7 दशक के बाद 115 इंस्टीट्यूशन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग उससे 50% की ग्रोथ हुई। 42 नया इंस्टीट्यूशन खुले हैं, 157 इंस्टीट्यूशन आज देश में काम कर रहा है। अध्यक्ष जी, हमने इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कही। पहले स्कूल शिक्षा में बच्चों को, जो विशेष करके दिव्यांग बच्चे हैं, उनको समझने में बहुत दिक्कत होती थी। हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की परामर्श के तहत इंडियन साइन लैंग्वेज को डेवलप किया। आजकल आप देख रहे होंगे सभी सभाओं में, सभी स्कूल्स की पढ़ाई में इंडियन साइन लैंग्वेज को प्राथमिकता दी गई है। अध्यक्ष जी, आज के दिनों में चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड, दिव्यांग बच्चों के लिए लगभग 27% स्कूल तक हमारी कवरेज बढ़ चुकी है। अभी मेरे मित्र ओवैसी जी कह रहे थे, बच्चियों की, विशेष करके मुस्लिम बच्चियों की पढ़ने की संख्या घटी है। अध्यक्ष जी, तथ्य तो ऐसा नहीं कह रहा है। मैं आपके सामने इस गृह में तथ्य रखना चाहता हूं। यूडाइस की रिपोर्ट के तहत जो स्कूली शिक्षा की एक आकलन करता है, इसमें प्राइमरी और अपर प्राइमरी में जो ट्रांजिशन होती है क्लास 5 to 6, इसको सर ट्रांजिशन एक रेशियो हम ट्रांजिशन रेट निकालते हैं। आज देश की स्टैंडर्ड 5 से 6 जाने में नेशनल एवरेज है 93.2, और मुस्लिम बच्चों के अंदर इस रेट की संख्या 89.3, ये लगभग नेशनल एवरेज की नजदीक है। अपर प्राइमरी टू सेकेंडरी जाने में, यानी 8 से 9 जाने में नेशनल एवरेज है 88.8, मुस्लिम स्टूडेंट्स के बीच में है 82.2। सेकेंडरी टू हायर सेकेंडरी जाने में नेशनल एवरेज है 78% 4, मुस्लिम स्टूडेंट्स में 70.4। मैं
मेरे मित्र, बड़े विद्वान मित्र है ओवैसी जी और बाकी कई मित्रों ने कहा, देखो मुस्लिम समाज में डर पैदा मत कराओ। ये सरकार, मैं नई सदस्य आई है इकरा हुसैन, उसकी सोशल मीडिया में खूब चीज़ इन दिनों में मैंने उसको देखा है। आज उसकी भाषण भी मैंने, आदरणीय सदस्य की भाषण मैंने सुना। मैं आपकी अनुमति लेके एक लघु मंतव्य दूंगा। बहुत अच्छी बोली। मैं सोच रहा था जब मन से बोल रही थी ठीक बोल रही थी, जब पार्टी वाला चीज आ जाता था थोड़ा भ्रमित हो जाती थी, लेकिन अच्छी बोली, उनको बधाई। मैं बताना चाहता हूं, अभी कहा गया कि मुस्लिम को क्यों आप ऐसे देखते हो। अध्यक्ष जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौभाग्य मिला, उनके निर्णय के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की गठन 1875 में हुई। इतने दिनों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पहला महिला वाइस चांसलर कभी नियुक्ति हुई तो इन दिनों में हुई, जिनका नाम प्रोफेसर नीलिमा खातून। उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ी हुई, साइकोलॉजी में पीएचडी की थी। उसी एक जाने माने प्रोफेसर को इसी सरकार के दौरान योग्यता के आधार पे, खैरात नहीं, किसी की अभी कहा जाता था भाई आप आरएसएस के लोगों को ले आते हो, ऐसा नहीं, ये कोई आरएसएस की है नहीं। योग्यता के आधार पे मुस्लिम महिला बढ़ती है, हमें सभी को नाज होनी चाहिए, गौरव होनी चाहिए। इस सरकार ने निष्पक्ष हमारी कोई भेदभाव की भावना नहीं है। आपकी एक दृष्टिकोण है, आपकी एक चश्मा है डराने का, भय पैदा करने का, आपके कुछ उद्देश्य होगा। लंबे समय चलने वाला ये सब चीज नहीं है। जावेद भाई आप मेरे प्रिय हो, आप बैठो। नहीं, जावेद भाई भी मेरे प्रिय है सर। अभी अध्यक्ष जी, देश में गुणात्मक शिक्षा सभी की दायित्व है। पहले अभी किसी सदस्य ने कहा कि भाई ये 6 साल के बच्चों को आप पढ़ाते हो, बाकी उसके पहले क्या होगा। पहले क्या होता था अध्यक्ष जी, 10+2 की मॉडल था। 10वीं तक पढ़ेंगे, फिर 11, 12, 12वीं तक जाएंगे, ये स्कूल की पीरियड था। मैं मानता हूं राष्ट्रीय शिक्षा नीति भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया है। अभी पैटर्न होगा 5+3+3+4, यानी ये 15 साल हो गया, 12 साल अभी 15 साल हो गया। क्यों? क्योंकि आयु, अभी वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट ने और विशेषज्ञों ने यह कहा कि बच्चा आयु 8 तक पहुंचते पहुंचते उसके मानसिक विकास की 85% पूर्णांग हो जाते, 85% ब्रेन डेवलप हो जाते बाय ईयर ऑफ 8। यानी अगर हम उसको क्लास 3 में एक शिक्षा की वातावरण में पढ़ने, नाच गाने के माध्यम से, खिलौना के माध्यम से, कहानी के माध्यम से उनको हम कुछ प्रशिक्षण में जोड़ेंगे, कुछ एक अनुशासन में जोड़ेंगे, तो उनके मानसिक विकास अच्छा होगा। इसीलिए सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की रिकमेंडेशंस को पालन करते हुए बाल वाटिका की कल्पना किया है। बाल वाटिका 1, 2, 3, फिर 6वीं आयु 6 से क्लास 1 शुरू होगी। सर, ये इसके कारण हमारी बच्चों की क्रिटिकल थिंकिंग पावर आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। ये काम देश में शुरू कर दिया गया है। पीएम श्री के बारे में अनेक माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। पीएम श्री 14,500 स्कूल्स, 27,360 करोड़ रुपया व्यय के अंदर, इसको आने वाले दिनों में कई राज्यों में इसकी क्रियान्वयन शुरू हो गया है और आने वाले दिनों में उसको तेजी लाया जाएगा। अध्यक्ष जी, इन दिनों में महिला शिक्षक और शिक्षिका की संख्या में इंक्रीज हुई है। 13-14 में देश में महिला टीचर्स की संख्या 38.25 लाख होते थे, ये लगभग आज 48.76 लाख हो गए। पूरा टीचर संख्या की लगभग आधे तक हो गए। इस सरकार ने, कई सदस्यों ने, माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया कि जब तक शिक्षकों की कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी तब तक ये सारे चीज कैसे होगा। इस सरकार ने 613 डाइट है जिलाओं में। मौजूदा शिक्षकों की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करने के लिए भारत सरकार की ओर से समग्र शिक्षा में वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था किया है। ऐसे ही हायर एजुकेशन में शिक्षक की कैपेसिटी बढ़े, टीचर्स ट्रेनिंग सेंटर्स बने। मालवीय मिशन के नाम पे देश में 117 टीचर्स कैपेसिटी
के लिए नया नया सेंटर्स खोले गए हैं। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स के लिए एसओपी निकाला गया है। अध्यक्ष जी, अभी के समय में टेक्नोलॉजी एक महत्वपूर्ण विषय है। टेक्नोलॉजी हम लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। पीएम ई विद्या के तहत देश में डेडिकेट भाषा आधारित टीवी चैनल के माध्यम से दीक्षा, स्वयं प्रभा, समर्थ ऐसे टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा को अकाउंटेबल कराने। सरकारी स्कूलों में, मैं जब कहता हूं ये सरकारी स्कूल्स के बारे में कहता हूं, सरकारी कॉलेजेस के बारे में कहता हूं। अध्यक्ष जी, अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोगों ने अनेक नए उपक्रम शुरू किए हैं। आज आवश्यकता है एनईपी की कुछ थ्रस्ट एरिया है। अगर मैं उसमें दो चीज उल्लेख करूं, हमारी शिक्षा को धीरे धीरे डिग्री बेस्ड एजुकेशन से कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की ओर लेके जाना पड़ेगा। शिक्षा और तालीम दोनों परिपूरक है। शिक्षा जितना महत्वपूर्ण है, तालीम उतना ही महत्वपूर्ण है। स्किल्ड नहीं होंगे तो अभी के समय में जो दुनिया की परिवर्तन हो रहा है, हमारे बच्चे पिछड़ जाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए 6वीं श्रेणी से, क्लास 6 से स्किल एजुकेशन को, वोकेशनल एजुकेशन को और आधुनिक स्किल, एआई, रोबोटिक्स, वीआर, एआर, ब्लॉकचेन, इस प्रकार की शिक्षा से लेके जिसमें रोजगार मिल पाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ पाएगा, ऐसे स्किल्स की प्रमोशन की कल्पना की गई है। अध्यक्ष जी, अटल इनोवेशन मिशन ये इस सरकार की एक नई उपक्रम है। हमारे देश की बच्चों के अंदर एक इनोवेशन करने की इनहेरेंट कैपेसिटी है, उनकी डीएनए में है। भारत की बच्चा कुछ भी हाथ में आएगा उसमें से कुछ बनाने की दक्षता रखती है। ये कई बार प्रमाणित हुई है। इसको एजुकेशन की, विशेष करके स्कूल एजुकेशन की फॉर्मल सिस्टम पे लाके, जो आइसोलेशन में कुछ एक लैबोरेटरी होता था, उसको एक मिशन मोड पे अटल इनोवेशन मिशन, अटल टिंकरिंग लैब, इसको एक जन आंदोलन के रूप में स्कूल्स में, उसमें मेंटर की व्यवस्था, उसमें लोकल इंडस्ट्री की पार्टिसिपेशन, इसकी एक कल्पना की गई है शिक्षा नीति में। अध्यक्ष जी, सरकार ने थ्रस्ट दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारे देश में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की गठन किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री उसकी स्वयं नेतृत्व कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, हमारे देश में इंडस्ट्री, एकेडमी और पॉलिसी मेकर, ये तीनों लोगों की नेटवर्क ठीक से हो, इसलिए कल भी मैंने राज्यसभा में चर्चा करते हुए एक विशेष विषय में राज्यसभा ने रुचि लेकर चर्चा किया, प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। समाज जीवन के अनेक प्रमुख लोगों को पढ़ाने की अपने एक दायित्व मानते हैं। उनको फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम पे लेके आना, टाइम बाउंड पीरियड के लिए लेके आना, अनुरोध करके लेके आना, ये इस सरकार की एक रणनीति बनी है। हमने इस पे जोर दिया है। अध्यक्ष जी, शिक्षा को जैसे फ्यूचरिस्टिक बनाना है, वैसे ही शिक्षा को जड़ से जुड़ के भी रखना पड़ेगा, रूटेड करना पड़ेगा। इसकी मूल लिंक होगा भाषा। मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ कहूं, अभी की राष्ट्रीय शिक्षा नीति और विशेष करके माननीय प्रधानमंत्री जी की आग्रह के कारण उनकी वक्तव्य को मैं उद्धृत करना चाहूंगा। हमारे देश में भाषा को लेकर कई प्रकार के विमर्श हुए हैं। मोदी जी की सरकार इस विषय में स्पष्ट है। भारत की सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है, वो तेलुगु हो, मलयालम हो, तमिल हो, पंजाबी हो, उड़िया हो, ओहमिया हो, बंगाली हो, मराठी हो, गुजराती हो, ये सभी भाषा, हिंदी, सिंधी, ये सारे भाषा, उर्दू भी निश्चित रूप में होशी जी, 22 शेड्यूल लैंग्वेज, सभी भाषा राष्ट्रीय भाषा है। सांथाली उसमें आता है, सांथाली उसमें भी आता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्पष्ट मानना है, बच्चा अगर क्लास 5 तक अपने ही मातृभाषा या अपनी स्थानीय भाषा में पढ़ेगा, तब उसकी क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होगी। क्लास 8 तक उसमें मातृभाषा में पढ़े तो अच्छा है,
लेकिन क्लास 5 तक पढ़े, ये उसकी एक प्रकार से प्रमुख रिकमेंडेशन है। मैं इस सदन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे देश की बच्चों को वैश्विक नेतृत्व लेने के लिए, ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर ज्यादा बच्चे इनोवेटर बनेंगे, ज्यादा बच्चे वेल्थ क्रिएटर बनेंगे, एंटरप्रेन्योर बनेंगे, तब जाकर हम एक बड़ा सुपर पावर बन पाएंगे। इसीलिए हमारी भाषा को महत्व देना इस शिक्षा नीति की एक प्रमुख उद्देश्य है। इन दिनों में बहुत सारे लोकल लैंग्वेज के बारे में भारत सरकार ने प्राइमर बनाया है, 2 भाषी बनाया है। आज तक भारत की 77 स्थानीय भाषा पे भारत सरकार की एनसीईआरटी ने प्राइमर्स बनाया है। अध्यक्ष जी, आज जेई हो, नीट हो, सीयूईटी हो, ऐसे 13 मातृभाषा और स्थानीय भाषा में आज परीक्षाएं होते हैं। अभी कई सारे मित्रों ने एक वितर्क को, या उसको कैसे कहूँ, उस शब्द को मैं शायद मेरे पास शब्द नहीं हो रहा है, अभी बड़े आक्रामकता के साथ सभी ने कहा कि भाई आप चीज़ों को एक आइडियोलॉजिकल एंगल से दिखते हो। ऐसा नहीं अध्यक्ष जी, हम भारत की ज्ञान परंपरा आधारित हमारी शिक्षा बने। मैं इस सदन में एक विषय को फिर कई बार दोहराया हूँ, आज भी आपकी अनुमति से दोहराऊंगा। हम सभी लोगों को एक चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। 1835 में जब भारत की उस समय के एक प्रशासक जो शिक्षा देखते थे, मैकॉले, ब्रिटिश पार्लियामेंट में क्या भाषण दिए थे? उन्होंने कहा था कि भारत एक अद्भुत देश है, भारत को ऐसे जीता नहीं जा सकता है, भारत में कई सारे विषयों में मूलभूत धारणाएं कुछ अलग है। जब तक हम उसकी संस्कृति को मटियामिट नहीं करेंगे, उनको अगर जमीन तक नहीं लेके आएंगे, तब तक भारत को जीतना संभव नहीं। इसलिए भारत की शिक्षा व्यवस्था को हमको नष्ट करना पड़ेगा, एक पाश्चात्य ढांचा को हमारे ऊपर थोपना चाहिए, ऐसा मैकॉले का रिकमेंडेशन है। इसीलिए आज हमारी मान्यता है, हमें 21वीं सदी में भारतीयता के ऊपर, मैं अगर अनुमति दूं तो मेरे बहन कानीमोझी जी स्मित हास्य कर रहे हैं, मैं उनको कहूं भारतीयता का अर्थ क्या है? तिरुकुरुर को सभी भाषाओं में कानीमोझी पढ़ाना मेरे लिए भारतीयता है। शायद आप उसमें सहमत होंगे। तिरुवल्लुर की साहित्य को देश भर में ले जाना, शायद ये मेरे लिए भारतीयता है। मैं अध्यक्ष जी श्री अरबिंदो को, इससे तो खुश हो जाएगी, दूसरे आपने बोल दी ना तो नाराज हो जाएगी। सर मैं अध्यक्ष जी, वास्तव में कोई भेद है नहीं है, भेद तो है राजनीतिक कारण से। They're doing that. Honorable member, you must know we're exactly doing that. मैं अभी श्री अरबिंदो जी को कोट करना चाहता हूं। मेरे मित्र ओवैसी जी भी आ गए, अच्छा लगा, ओवैसी जी के साथ थोड़ा रहने से अच्छा लगता है। श्री अरबिंदो कहते हैं शिक्षा के बारे में, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस, श्री अरबिंदो जी को मैं कोट करता हूं, एजुकेशन शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ मॉडर्न लाइफ, बट include the core ideas and method of ancient education। अध्यक्ष जी, इसमें क्यों चिंता होनी चाहिए? किसमें क्या आइडियोलॉजी है? अगर मैं तिरुकरुर की बात कहूं, अगर मैं तिरुवल्लुर की बात करूं, अगर मैं श्री अरबिंदो की वैश्विक कल्पना को सामने रखूं, ये तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। नहीं, एक बात बताइए, कोई भी दल की सरकार आइडियोलॉजी से आती है ना, विचारधारा को लेकर चलते हो ना। संविधान आइडियोलॉजी है सर, मेरी आइडियोलॉजी क्या काम आएगी इसमें? मैं किस पे ओत ले रहा हूं? संविधान पे ओत ले रहा हूं सर। आप गोलवालकर की आइडियोलॉजी क्या काम में आएगी? नहीं आएगी ना सर। आप बोलिए निशिकांत जी। सारी पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो घोषणा पत्र लेके जनता के सामने जाती है और जनता विचारधारा के आधार पर उसको वोट करती है और उसी को इम्प्लीमेंट करना उस सरकार का काम है जो उस विचारधारा और हम संविधान को मानते हैं, यही कहते हैं। संविधान में सभी पॉलिटिकल पार्टी की आस्था है, इसीलिए वो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है। इसीलिए संविधान अलग है, आइडियोलॉजी अलग है। जो विषय रख रहे थे मंत्री जी, राजनीतिक आइडियोलॉजी की बात कर रहे थे। रामजी लाल वर्मा जी आपके कुछ कह रहे थे?
काय की विचारधारा आपकी? संविधान की भी है, संविधान की विचारधारा की बात नहीं हुई। संविधान की विचारधारा तो एक ही है। संविधान के अनुसार हम चलेंगे। संविधान की जो मूल भावना है उसको हम विकृत नहीं करेंगे, वही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। संबित पात्रा जी, कभी क्या संसद बिल्कुल ज्ञानवान भी होती रहनी चाहिए। सभापति महोदय, आपने जो कहा कि सभी पार्टियां अपनी अपनी विचारधारा को लेकर जनता के बीच में जाती है, अपने विचारधारा के माध्यम से चुनकर आती है, जनता जनार्दन है, मैं इसका समर्थन करता हूं। और इसके पीछे का मूल भाव है संविधान समुद्र है, वह महासमुद्र है जिसमें सारी आइडियोलॉजीज आके समाहित तो होती है। चाहे हमारी आइडियोलॉजी है चाहे उनकी आइडियोलॉजी है, उनको समाहित अंततोगत्वा समुद्र में ही होना पड़ेगा। और दुनिया में भारत का एक ऐसा संविधान है जिसमें सभी जातियां, धर्म, भाषा की मान्यता है। ये ताकत भारत के संविधान की। और संसद भी माननीय मंत्री जी, प्लीज मैं आपको दे दूंगा, प्लीज। आप क्या बोलना चाहती? बोलिए बोलिए बोलिए। कनिमोजी जी, अब बोलेंगे। माइक अब चालू होगा। माइक। Thank you, sir. Sir, there was a time when women were not allowed to be educated. It was much before the British came here. There was a time when all communities were not allowed education. So we should not go back to कहाँ that. अधिकार नहीं था शिक्षा लेने का? Sir? Sir, नो, where? एक मिनट। Please read the Manusmriti. आप सब बैठ जाइए ना, मंत्री जवाब देंगे। Please read the Manusmriti. Sir, my grandmother was not allowed to go to college. Sir, every caste and community. भारत के संविधान में एक मिनट भारत I के am not संविधान talking में about the कभी भी Constitution, sir. I'm talking वर्ग before- और लिंग के आधार पर हमने शिक्षा का बंटवारा कभी नहीं किया। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष जी, अब तमिलनाडु में किया हो तो पता नहीं मुझे, बाकी यहाँ तो नहीं किया देश में। अच्छा, एक मिनट माननीय मंत्री जी, आप पूरी बात कर लें। आप बात पूरी कर लें। Sir, आपकी कहा कि आपकी माता जी को विद्यालय में grandmother. जाने के लिए रोका, ग्रैंड मदर को। वो सामाजिक रूप से अलग अलग प्रदेशों के अंदर इस विषय को लेकर आंदोलन हुए थे, लेकिन संविधान के अंदर हमेशा हम संविधान से चलते हैं, संसद संविधान में चलती है। संविधान में कभी किसी को रोकने का अधिकार संविधान में कभी नहीं रहा, डिबेट में नहीं रहा। yes, sir. Sir, Baba Saheb Ambedkar said that caste system. 52 के पहले तो अंग्रेजों का Sir, राज था, उसके लिए तो लड़ाई लड़ी अपन ने। Sir, caste system is not the division of labor, but it's a division of laborers. So we should remember that. I am not saying today we are not, the house doesn't run on constitution, but there were days when caste system was the rule of the land. Yes. We cannot go back to that. Today, social justice is what the constitution upholds. And that is what I'm talking about. अर्जुन मेघवाल जी, करो तो। हाँ, अध्यक्ष जी, जो आपने विषय रखा, आपका माइक- एक लाइन आपका माइक थोड़ी बंद कर रहा हूं। एक लाइन में मैं कहता हूं कि राजनीतिक दल विचारधारा पर आधारित बने हैं, बनते हैं। संसार में शासन संविधान के अनुसार चलता है। ओके, माननीय मंत्री जी, अब बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। अध्यक्ष जी, आपकी प्रति आप परंपरा की अध्यक्ष जी, आप परंपरा की नई मिसाल भी खड़ा कर रहे हैं। शायद इन दिनों में शायद हाउस इसीलिए है, एक अच्छा विषय पे पक्ष विपक्ष रहे, चर्चा हो, उसमें से कुछ अमृत निकलना ही निकलना है। सब डेमोक्रेसी के ही शर्त है साहब। भारत के अंदर ही डेमोक्रेसी से ही हम आज 400 करोड़ से 48 लाख करोड़ तक के बजट को बढ़े हैं। अध्यक्ष जी, मैं फिर आदरणीय सदस्य को एक बात याद दिलाता हूं। उन्हीं के राज्य की एक, मैंने जितना
शायद मेरा इच्छा है कि मैं तमिलनाडु की भाषा को पढ़ूं, समझूं और तमिलनाडु की सभ्यता को और जानूं। इसी संसद की जब नींव रखा गया था, इस नया भवन की जब नींव रखा गया था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण दिया था। आप भी आदरणीय अध्यक्ष जी उपस्थित थे, आप भी मंच पे थे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश विश्व में प्रजातंत्र के बारे में कई धारणा है, भारत प्रजातंत्र की जननी है। भारत में कब प्रजातंत्र के बारे में सोचा गया? तमिलनाडु की तंजावुर के पास 4th सेंचुरी में। उन दिनों में पंचायत व्यवस्था कैसे रहेगी और पंचायत में अगर कोई प्रतिनिधि को, कोई चुने हुए व्यक्ति को कुछ गड़बड़ी किया, निकालना कैसा है, उसकी भी एसओपी उस शिलालेख में लिखा गया था। ये मेरे भारत की सभ्यता, यही अध्यक्ष जी मेरा आइडियोलॉजी है, इसी को लेकर मैं गौरव कर रहा हूं। दूसरी बात रहा महिलाओं के बारे में कहा गया। अध्यक्ष जी, मैं जिस प्रांत से आता हूं वो मेरा महाप्रभु की प्रांत है। मेरा परिचय महाप्रभु जगन्नाथ है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी महालक्ष्मी है। 1500 सदी में मां महालक्ष्मी ने, एक लोक कथा में है, महाप्रभु जगन्नाथ जी और उनके बड़े भाई जात पात की बात की है। महालक्ष्मी जी को पसंद नहीं हुई। महालक्ष्मी किचन के इंचार्ज थे, वो घर छोड़ के किचन बंद कर दिया, उनको भूखो रहना पड़ा। फिर जाके माफी मांगा, महाप्रभु ने माफी मांगा अपनी धर्मपत्नी को, माफ करो, हम जात पात की बात नहीं करेंगे। ये 1500 सदी में मेरे वहां के फिलोसोफर बलराम दास जी ने लिखा है। मेरे सभ्यता में महिलाओं को महिमा मंडन, मैं तो अर्धनारीश्वर का पूजक हूँ। सब मैं महाप्रभु शिव भगवान की, यहाँ तो भगवान की फोटो दिखाया गया था, अभी ठीक संबित पात्र ने भी याद दिलाया था। शिव भगवान की आधे पार्वती है, आधे शिव जी है। इसकी अर्थ मेरे सभ्यता अर्धनारीश्वर को पूजा करता है और मैं, सर यही मेरा आइडियोलॉजी है। और उसमें कोई विषय में ये किसी की किचन देखो बंद मत कराओ आप। अध्यक्ष जी, इस सदन में शिक्षा के ऊपर चर्चा करते हुए ये कहा गया कि यहाँ आपको बाद में पता चला, नो, देश के लिए मिले हैं। देखो, हम तो देश के विकास करने के लिए आपको तो नेता बनाना चाहते हैं, आप आगे बढ़ो, इसकी चिंता मत करो। देश को आगे ले जाने के लिए हम किसी के हमारी, भाई आपके मन में विद्वेष है, आपके मन में असूया है, आपके मन में असहिष्णुता है। मेरे मन में कुछ नहीं है, मेरे नेता के मन में कुछ नहीं है। हम ऐसे बिरादरी के लोग हैं, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी करेंगे। आदरणीय लालजी वर्मा साहब। हाँ बोलिए ओबीसी जी। कहा था, लोग तुम्हारी दुश्मनी से डरते हैं, मैं तुम्हारी दोस्ती से डरता हूं। सर हम घूमते यही तो सदन है। अध्यक्ष जी, अभी उच्च शिक्षा विभाग में सामाजिक न्याय के बारे में चर्चा किया गया। सर मैं आज बड़ी जिम्मेवारी के साथ, लालजी वर्मा साहब हमारे देश की सामाजिक न्याय आंदोलन की एक अच्छे कार्यकर्ता है, मैं उनको सालों से जानता हूं, व्यक्तिगत हमारा परिचय अभी हुआ, लेकिन सर वो भी उठाते। मैं एक तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। वर्मा जी, कुछ विषय को, सत्य को भी स्वीकार करना चाहिए। पिछले दिनों में हमारी सरकार ने क्या होता है कि अध्यापक पद निरंतर खाली हो जाता है, रिटायर करते हैं फिर नए लोगों को भरना पड़ता है, रिटायर करते हैं नए लोगों को भरना पड़ता है। इन दिनों में लगभग 39,315 अध्यापक और नॉन टीचिंग स्टाफ को हमारी सरकार ने इन दिनों में, पिछले 2 साल के अंदर हमने नियुक्ति दिया है। और एक नीतिगत बात मैं कहना चाहता हूं। नीतिगत बात यह है, मैं सदन के सामने सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, सब लोग बड़े आग्रह से कहते हैं कि भाई गिनाते हैं, एससी की पोस्ट इतने खाली हैं, एसटी की पोस्ट इतने खाली हैं, ओबीसी की पोस्ट इतने खाली हैं। साहब ये पोस्ट कब से खाली है? पहली बात इन्होंने किसी कोई माननीय सदस्य ने कहा कि नॉट फाउंड सुइटेबल, एनएफएस वाला कोटा लगा देते हैं। सर ये व्यवस्था को बंद कौन किया? देश में अनेक प्रधानमंत्री सदन में, उस सदन में दायित्व लिए थे। देश का पहला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में कानून लाते हैं,
द सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रिजर्वेशन इन टीचर्स कैडर एक्ट 2019, उसमें पहला शर्त रहता है नॉट फाउंड सुइटेबल वाला व्यवस्था रहेगा ही नहीं। अगर नहीं मिलता है, प्लीज 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 लालजी वर्मा जी, मैं आपको इतना आदर करके कहा, डेमोक्रेसी को इतना तो प्रेम करिए थोड़ा। मैं आपकी सारे बात सुन लूंगा, आपको मेरे सारा विषय चर्चा, मेरे तथ्य को सुनिए पहले। साहब, हमने खाली रखा है। पिछले दिनों में क्या होता था, SC ST OBC के नाम पे रहता था, एक बार इंटरव्यू को कॉल किया, 2 बार इंटरव्यू का नोटिस दिया, तीसरे बार नॉट फाउंड सुइटेबल जनरल कैटेगरी भरते थे। मोदी जी की सरकार आने के बाद इसको खाली रखा और भरेंगे हम लोग। हमने PhD, पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए PhD की अनिवार्यता, हमने उस PhD की अनिवार्यता को खत्म किया है। ये हमने किया है, ये रातों रात नहीं होता है साहब। दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं। पहले जो केंद्र की 15% कोटा रहता था नीट UG में, सभी मेडिकल कॉलेजेस में, उसमें ये व्यवस्था तो, रिजर्वेशन की व्यवस्था तो संविधान प्रदत्त है, कई सालों से आया। क्या सर उसमें OBC विद्यार्थियों के लिए कोई कोटा था लालजी साहब? 2021 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार देश में मेडिकल शिक्षा में 27% आरक्षण रखा है। ज्योति जी आप बैठ जाए, ज्योति जी मेरे बहन चुप बैठो। अध्यक्ष जी, यह सरकार सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध वाला सरकार है। हम भाषण नहीं देते हैं। सामाजिक न्याय में एक परिवार की न्याय को हम आगे बढ़ाने वाले नहीं है। सामाजिक न्याय में दलित, वंचित, गरीब, महिला, निष्पेषित लोगों की दायित्व लेने वाले हम लोग हैं, इसलिए हमने करके दिखाया। अध्यक्ष जी, 1 मिनट। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्यों, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई मंत्री जी के रिप्लाई के बाद जो शून्यकाल, जिनके लिस्टेड शून्यकाल निकले थे और नहीं हो पाए थे, उनके लिए 1 घंटे की समय दिया जाएगा। बाकी बचे शून्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। अभी 9 बजे तक की कार्रवाई बढ़ाई जाती है। अध्यक्ष जी, 0 ओवर लेंगे, आपका 0 ओवर निशिकांत जी, सबसे अंतिम में आपका लेंगे। अध्यक्ष जी, यहाँ हमारे हाउस की वरिष्ठ सदस्य आदरणीय सौगतदा अभी नहीं है। सौगतदा की एक आलोचना की एक शैली है, मैं उसको स्वीकार भी करता हूँ, स्वागत भी करता हूँ। और मैं उड़ीसा का हूँ, उनको ना पहचानूं तो कौन पहचानेगा? और हम उड़िया लोग उनको पहचानते ठीक से, वो कैसे बात करते हैं, क्यों बात करते हैं, व्यक्ति को ऊंचा करते हैं नीचा करते हैं, हम उड़िया लोग जानते हैं सब। उन्होंने कहा कि आप इंस्टीट्यूशन बर्बाद करते हो। दादा, आप ही के राज्य में देश की एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन था, उसका नाम है जादवपुर यूनिवर्सिटी। भारत सरकार उसको IOE का मान्यता दिया, इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का मान्यता दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की मान्यता मिलने से 1000 करोड़ रुपया मिलता है भारत सरकार से पूरा। क्यों नहीं मना किया आपको लेने के लिए? हमने तो कोई शर्त नहीं रखा था, आपको योग्य माना, आपने क्यों नहीं लिया? और 2 साल पहले, पिछले साल जादवपुर यूनिवर्सिटी में एक ग्रामीण इलाका का बच्चा को रिगिंग करके उसकी जान जाने तक नौबत आई। क्या कलकत्ता की पुलिस उस कैंपस में घुस पाई? अब बात करते दुनिया को ज्ञान मानते हो, आपकी नाक के नीचे जादवपुर यूनिवर्सिटी की स्थिति क्या हुआ कभी दिखाया आपने? सर, शिक्षा, आप मंत्री जी उनके बेटे ने जवाब मत दो। आप देखो, ये तो अच्छा तरीका है ना, आपको कुछ प्रश्न उठाओगे, उसके उत्तर देने से फिर आप कहोगे नहीं चंद्रमंडल में क्या हुआ। अध्यक्ष जी, भारत सरकार विद्यार्थियों में नए उपक्रम, एक भारत श्रेष्ठ भारत के कार्यक्रम आज चालू हो रहा है। युवा संगम के नाम पे देश की हर एक राज्य की विद्यार्थी, तमिलनाडु के विद्यार्थी जम्मू कश्मीर जाता है, गुजरात के विद्यार्थी सिक्किम जाता है, राजस्थान के विद्यार्थी, सर मेरे राज्य राजस्थान के कुछ विद्यार्थी आए थे मेरे राज्य उड़ीसा में, मैं सौभाग्य से उनको मिलने का सौभाग्य मेरे को मिला। एक लड़का उसमें कहा, सर मेरे जिंदगी में मैं दरिया कभी नहीं देखा था, आई नेवर सॉ सी, मैं समुद्र नहीं देखा था।
सर उड़ीसा के ऐसे बच्चे गया राजस्थान, उन्होंने कहा साहब शाम कब होगा, हम इंतजार करते थे, हमारे वहां तो शाम 5:30 बजे हो जाता है, सूर्यास्त तो 5:30 6 बजे तक हो जाए, सर 7:30 8 हो गया, शाम को सूर्यास्त नहीं हो रहा है। सर ऐसे अनुभव युवा संगम में हमारे देश के बच्चों को हमारी शिक्षा विभाग ने दिलवाया। सर आज मैं चुंबक में 1-2 बात कहने का कोशिश किया। सर अभी परीक्षा में तनाव ये हटे ये घटे, ये सभी अभिभावकों की प्रायोरिटी है। सर पिछले 5-6 सालों में निरंतर, और कोई नहीं, एक गार्डियन के नाते, एक पिता के नाते, एक बड़े भाई के नाते, एक दादा के नाते, देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा में बच्चों से गपशप करने के लिए आते हैं। उसमें भी कुछ लोगों को सहिष्णुता नहीं है, मजाक करते हैं। अगर साहब कोई घर के बड़े बच्चों से आदर से बात करे, अगर सर ये हमारा सभ्यता है क्या, यही मजाक की पात्रता होगा क्या? सर जिनकी संस्कार जैसा है वैसे ही करेंगे बात। सर आज हम बोर्ड एग्जामिनेशन को 10वीं और 12वीं में बोर्ड एग्जामिनेशन होती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने परामर्श दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन को 2 बार करो। सर 25-26 शिक्षा वर्ष से इस देश में सीबीएसई तो हम राज्य की बोर्ड को अनुरोध करेंगे ट्वाइस बोर्ड एग्जामिनेशन करने के लिए। ये एक मूल शैक्षिक सुधार है, ये मैं मानता हूं। अध्यक्ष जी, हमें 21वीं सदी की चुनौतियों को समझना है। भारत युवाओं की देश है, भारत ज्ञान आधारित देश है, भारत की नियति में एक बड़ी अर्थनीति बनने का तय है। भारत सिर्फ अपने के लिए सोचने वाला देश नहीं है, विश्व बंधु की कल्पना की देश है भारत। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और इस बार की वित्तीय प्रबंधन उस दिशा में एक बड़ी कदम है। मैं विनम्रता के साथ आपका आभार प्रकट करता हूं। ऐसे महत्वपूर्ण विषय में सभी माननीय सदस्यों का आलोचना, परामर्श, समालोचना सभी को आपने स्थान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी जब जापान के महामहिम स्पीकर आए थे, जब उनसे हमारी चर्चा हो रही थी तो उन्होंने आग्रहपूर्वक कहा कि भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता बहुत बेहतर है और इसलिए IITian जो स्किल करने वाले हैं उन बच्चों को, हम अधिकतम बच्चों को जापान में और जापान के बाद भारत में भी उन बच्चों को हम कहीं न कहीं नौकरी देना चाहते हैं। ये भारत की ताकत बढ़ती जा रही है। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में मैं जितने भी देशों में गया हूं, उन दुनिया के देशों में भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका इनोवेशन की क्षमता, उनका चिंतन, उनके विचार के कारण भारत की ताकत दुनिया में बढ़ रही है। ये शिक्षा का हमारा महत्व है। सुझाव एक मेरा बोलो। माननीय अध्यक्ष जी, धन्यवाद आपका। शिक्षा का कितना महत्व है इसकी